नमस्कार दोस्तों, मैं अमन। अमन अपडेट्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और वही चल रही है हाँ, और हमारी साइंस की सीरीज में आज हमारी अगली वीडियो होगी, अगली क्लास होगी, जिसमें हम पोषण और उसके पाचन प्रक्रिया के बारे में पूरा इतिहास उसका जानेंगे। और निश्चित रूप से कहते हैं, अगर आप इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ लेते हैं तो आपको इससे बढ़ के आगे क्वेश्चन, कोई भी एक क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो आप हमारी क्लास के साथ जुड़े रहें, हमारी सीरीज के साथ जुड़े रहें, और अपने दोस्तों, अपने भाइयों के साथ जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए चलते हैं। आज का हमारा चैप्टर जो है पोषण वाला। इसके बाद करें, जो एंटोनियो लेवाइजर थे, इन्हें पोषण का जनक माना जाता है। और कहा जाता है इन्होंने ही सबसे पहले सिद्ध किया कि का पाचन एक प्रकार की ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन यानी दहन प्रक्रिया है। ऑक्सीकरण या दहन प्रक्रिया है। और कैसिमिर फंक की बात करें तो वर्ष 1912 में इन्होंने विटामिन शब्द का प्रतिपादन किया। तो आपने देखिए, ये इन्होंने क्या नाम, लेवाइजियर जी ने इन्होंने बताया, पोषण का जनक माना जाता है, लेकिन विटामिन के बारे में 1912 में फंक जी ने बताया। और हॉकिंस की बात की जाए तो इन्होंने विटामिन की खोज की, बताया कि शरीर की वृद्धि के लिए सहायक आहार कारक यानी एक्सेसरी फूड ऑफ फैक्टर्स आवश्यक है। और ये जो जोहान्स मुल्डर जी थे, वर्ष 1938 में इन्होंने प्रोटीन शब्द का नामकरण किया। और विलियम बोमन की बात करें तो इन्हें जठर शरीर क्रिया विज्ञान का जनक माना जाता है। इन्होंने पेट में पाचन लाइव प्रक्रिया की खोज की थी। और पोषण को दो प्रकार बांटा गया है, तो स्वपोषी पोषण, और पहला जो भाग होगा इसका स्वपोषी पोषण होगा। इसकी परिभाषा की बात करें, जो जीव अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थ यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल से खुद बनाते हैं, उनको स्वपोषी पोषण कहा जाता है। जैसे हरे पौधे और कुछ प्रकाश संश्लेषी जीवाणु प्रकाश संश्लेषणीकरण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, उन्हें स्वपोषी पोषण कहा जाता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमने देखा ना अभी, क्या बोलते हैं इसे, प्रकाश संश्लेषण का समीकरण अगर हम देखेंगे तो वो कैसे होता है, तो संतुलित रासायनिक क्रिया देखेंगे तो जैसे कार्बन की 6 CO2 प्लस 6H2O, सनलाइट यानी सूर्य प्रकाश और हरित लवण, इसकी उपस्थिति में अब क्रिया होती है पौधे, तो C6H12 और O6 प्लस ऑक्सीजन गैस, यानी जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उसमें कार्बन के 6 मॉलिक्यूल्स, कार्बन डाइऑक्साइड के और जल के 6 मॉलिक्यूल्स, ये मिलकर और सूर्य प्रकाश और हरित लवण से, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में हरित लवण की सहायता से ग्लूकोज यानी ये जो C6H12 और O6 है, इसको बनाते हैं और इसमें ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं। समीकरण के मुख्य घटक की बात करें, जो 6 कार्बन डाइऑक्साइड है, पौधे इससे वायुमंडल से अपने पत्तों पर मौजूद छिद्रों यानी रंध्र द्वारा ग्रहण करते हैं। और जल की बात करें, पौधे इसे अपने जड़ों द्वारा मिट्टी से अवशोषित करते हैं। हमने पिछली क्लास में देखा था ना कि जाइलम द्वारा जल आता है, जल और खनिजों का परिवहन होता है। तो जाइलम द्वारा जल पत्तियों तक पहुंचता है, पत्तियां प्रकाश यानी वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं, तो उससे उनका भोजन निर्माण का कार्य चलता है। और उत्पाद की बात करें, जो अभिकारक थे यानी जल और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर उत्पाद क्या, ग्लूकोज बनाते हैं, C6H12 O6 बनाते हैं। वह पौधों का मुख्य भोजन शर्करा है जो इन्हें ऊर्जा प्रदान करता है। और ऑक्सीजन की बात की जाए तो यह उप उत्पाद है के रूप में हवा में मुक्त होती है, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए अनिवार्य है। यानी जब पौधे कार्बन डाइऑक्साइड जल को ग्रहण करते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो ग्लूकोज निर्माण करते हैं, और इस निर्माण प्रक्रिया में वो ऑक्सीजन को भी रिलीज करते हैं, जिससे पूरा जीवन यानी मनुष्यों का, लोगों का, जानवरों का, जो भी चल रहा है, सबके जीवन चल रहा है। तो पौधे हमारे लिए कितने उपयोगी हैं, ये इससे साबित होता है। तो जितने ज्यादा पौधे होंगे उतना ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज करेंगे। आवश्यक कारक की बात करें, सूर्य का प्रकाश ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। क्लोरोफिल की बात की जाए तो पत्तों में पाए जाने वाला वह हरा वर्णक जो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। हमने देखा था क्लोरोफिल पैरेनकाइमा में मिलता था, क्लोरेनकाइमा जो होता है उसमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है। तो क्लोरोफिल होता है जो प्रकाश को हरा वर्णक जो होता है तो रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, प्रकाश ऊर्जा को। महत्वपूर्ण तत्व की बात करें, पौधे एक्स्ट्रा ग्लूकोज को स्टार्च मंड के रूप में संचित करते हैं। मतलब ऐसा होता है ना, जैसे हमारे भी घर में होता है, फिर आगे अनाज जैसे इकट्ठा करते हैं, तो जो अलग जो ग्लूकोज बन जाता है, उन्हें कुछ
इकट्ठा करते रहें, ताकि उनके बाद में जैसे कुछ प्रकाश की कमी हो जाए, बारिश में जैसे प्रकाश की कमी हो, धूप ठंडी में कमी हो, तो अपना एडजस्ट करते रहते हैं भोजन। और जो दूसरा हमारा पोषण का प्रकार है, पहले स्वपोषी पोषण देखा, अब विषम पोषी पोषण जो दूसरा प्रकार है। विषम पोषी पोषण ये 3 प्रकार के होते हैं। पहले प्राणी संपोषक यानी होलिजोइक जो होता है न्यूट्रिशन, जीव ठोस भोजन का अंतर्ग्रहण इनिगेशन करते हैं, जैसे मानव और अमीबा शेर, ठीक। और दूसरा होता है मृत जीवी पोषण, जीव मृत सड़ने वाले कार्बनिक पदार्थों से पोषण करते हैं, जैसे जो सड़ जाते हैं, जो खराब हो जाते हैं, जैसे कवक, मशरूम और यीस्ट जो है, ये सड़े गले में पैदा होते हैं, उत्पन्न होते हैं, उन्हीं से अपना भोजन लेते हैं। और परजीवी की बात की जाए, जीव किसी अन्य जीव को बिना मारे उसे पोषण लाते हैं, जैसे आप अमरबेल, जू पड़ जाते हैं ना, जू और लीख वगैरह ये पड़ जाती हैं, तो आपको मारेंगे नहीं, पर आपके ऊपर रहकर ही या अपने आश्रय बनाए लेंगे, उसी पर अपना भोजन निर्माण करेंगे। पोषण के सभी प्रमुख घटक की बात की जाए तो मानव शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए 6 प्रमुख पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। पहला, कार्बोहाइड्रेट। ऊर्जा का मुख्य स्रोत कार्बोहाइड्रेट है। इसकी कार्बोहाइड्रेट कार्य की बात करें, शरीर को तत्काल ऊर्जा यानी जो इंस्टेंट एनर्जी तत्काल जरूरत पड़ती है, जैसे भूख लगती है तो कार्बोहाइड्रेट जैसे पदार्थ खाते हैं तो तुरंत हमें एनर्जी मिलती है। कैलोरी की बात की जाए तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। और प्रकार की बात की जाए तो कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड, फ्रुक्टोज, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, ये इतने प्रकार के होते हैं। मोनोसेक्राइड बात करें, ग्लूकोज ब्लड शुगर, फ्रक्टोज फलों की शर्करा सबसे मीठी शर्करा मानी जाती है। देखिए ये नहीं है, गलत हो गया यहाँ पे, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। देखिए फ्रक्टोज फलों की शर्करा जो सबसे मीठी मानी जाती है, ग्लूकोज जो ब्लड शुगर मानी जाती है। डाइसेक्राइड की बात की जाए जो सुक्रोज यानी गन्ना और टेबल शुगर डाइसेक्राइड को माना जाता है। और लैक्टोज की बात की जाए तो दूध की शर्करा इसे माना जाता है, डाइसेक्राइड जो होते हैं। पॉलीसेक्राइड की बात की जाए जो सेल्यूलोज यानी पादप की भित्तियां होती हैं, ग्लाइकोजन यानी मानव यकृत और लीवर में संचित जो होते हैं वो पॉलीसेक्राइड माने जाते हैं। और देखिए पहला देखा हमने कार्बोहाइड्रेट, दूसरा जो पोषक तत्व माने वो दूसरा वसा होगा, लिपिड, फैट जिसे कहते हैं। ऊर्जा का संचित का भंडार है, ऊर्जा का संचित भंडार। कार्य की बात की जाए शरीर में आरक्षित ऊर्जा के रूप में जमा होना और अंगों को झटकों से बचाना। यानी जो फैट होता है, देखिए जो मोटी चमड़ी होती है फिर फैट होता है हमारा, ये देखिए आप किसी आप हाथ पे जहाँ हड्डी जहाँ दिख रही हो, ज्यादातर बॉडी पार्ट जहाँ हड्डियां हो वहां मारेंगे तो जोर से लगता है। आपकी टीचर रहते हैं ना, बोला बढ़िया 2-3 डंडे लगाते थे तो हाथों पे जहाँ गद्दी रहती है यहाँ पे लगता था तो थोड़ा कम लगता था, क्योंकि वहां पे वसा जमी रहती है, जिससे शरीर को जो है चोट कम लगती है। और कैलोरी की बात की जाए तो 1 ग्राम वसा से 9.3 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। और तत्व की बात की जाए त्वचा के नीचे एडिपोज ऊतक में वसा जमा होती है, इन जस्ट जो हमारी चमड़ी होती है ना उसके नीचे एडिपोज जो ऊतक होती है उसमें या इकट्ठा होती है। प्रकार की भी बात की जाए अगर वसा की तो संतृप्त वसा, जैसे घी डालडा जो कमरे के तापमान पर जमा हो जाते हैं वो संतृप्त वसा होते हैं। और असंतृप्त वसा की बात की जाए तो मछली का तेल और वनस्पति तेल, ये असंतृप्त वसा होते हैं। तीसरा जो घटक होगा हमारा पोषक का वो प्रोटीन होता है। शरीर का निर्माण खंड बात की जाए, कार्य शरीर का निर्माण करती है प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट हमने देखा तुरंत ऊर्जा देती है, वसा की बात की जाए भोजन का संचय करती है, जो एनर्जी होती है उसको भंडारण करती है और हमें सुरक्षा प्रदान करती है चोटों से। और तीसरा जो प्रोटीन होगा वो शरीर का निर्माण करती है। कार्य की बात की जाए प्रोटीन कोशिकाओं की मरम्मत, वृद्धि और बॉडी बिल्डिंग काम करती है, यानी जो कोशिकाएं खराब हो जाती हैं उनको बनाने में मरम्मत यानी मतलब दोबारा बनाने के लिए, काम करने के लिए और उनकी वृद्धि करने के लिए, और बॉडी बिल्डिंग यानी पूरे शरीर उनको कोशिकाओं को बनाने के लिए भी काम करती है। संरचना की बात की जाए तो प्रोटीन अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं। मानव के शरीर में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं। अगर हम पूरा डिटेल्स बहुत ज्यादा चले जाएंगे तो बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी, जिससे रिवीजन होना दिक्कत हो जाए, रिवीजन होना बहुत ही दिक्कत हो जाएगा। इस वजह से ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करने की कोशिश कर रहे हैं हम। और प्रोटीन से होने वाली कमियों की बात करें, यानी उससे जो रोग होता है उसकी बात करें, ये एनसीईआरटी के लिए जो बहुत वीआईपी क्वेश्चन है, जो स्क्वाश सीकोर का है, तो केवल प्रोटीन की कमी से पेट बाहर निकल आता है इसी वजह से। और मरम्मत रोग की बात करें, प्रोटीन और कैलोरी ऊर्जा दोनों की कमी से शरीर का सूखा
हो जाता है। और देखिए, और जो चौथा घटक है वो विटामिन है। देखिए, हमने कार्बोहाइड्रेट देखा, वसा देखा, प्रोटीन देखा, और चौथा जो है 6 देखने हैं हमें विटामिन, चौथा पोषक पदार्थ होगा। विटामिन का काम क्या है, ये रक्षात्मक पोषक तत्व है। विटामिन में से कोई ऊर्जा यानी कैलोरी नहीं मिलती, यानी विटामिन कोई ऊर्जा नहीं देता, यह केवल उपापचयी या मेटाबॉलिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। और देखिए, विटामिन को दो प्रकार के हैं, एक जल में घुलनशील, एक वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील देखो विटामिन बी और विटामिन सी, ये जल में घुलनशील है, जो मूत्र के रास्ते बाहर निकल जाते हैं, ये संचित नहीं होते हैं। तो देखो, आप इनको याद करने की ट्रिक है, जैसे पानी जल में घुलनशील ना, बी सी यानी भैंस, भैंस गई पानी में, इससे आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। और वसा में घुलनशील की बात करें तो जैसे आप कीड़ा से याद कर सकते हैं, कीड़ा है ना, की ई आड़े कीड़ा, तो कीड़ा उल्टा ही याद कीजिए, ए डी ई के यानी केड़ा जो है, इसके वसा में घुलनशील है। ये लीवर और फैटी टिश्यू में स्टोर होते हैं। जो जल में घुलनशील बीसी हैं, ये मूत्र के रास्ते बाहर निकल जाते हैं, संचित नहीं होते हैं। पर जो ये कीड़ा यानी ए डी ई के है, ये विटामिन लीवर और फैटी टिश्यू में स्टोर होते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण विटामिन और उनके रासायनिक नाम, कमी से होने वाले रोग और स्रोतों की बात कर लें तो जो विटामिन ए होता है, इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। और इससे होने वाले रोगों की बात करें तो रतौंधी, जिसे जेरोफ्थैलीमिया या बेरी रोग इससे होता है। और मुख्य स्रोत की बात की जाए, गाजर, हरी मिर्च, लीवर ऑयल, ये सब इसके मुख्य स्रोत माने जाते हैं। और विटामिन बी की बात की जाए, विटामिन बी1 जो है थायमिन होता है, और बिना पॉलिश किए हुए चावल और मूंगफली से मुख्य स्रोत हो जाएंगे। अभी विटामिन बी के जो पूरे कॉम्प्लेक्स है ना, इसको जस्ट हमने नीचे रखा है स्लाइड में, उसमें विटामिन के पूरे बारे में, बी1 के जो बी कॉम्प्लेक्स है उसके बारे में पूरा जान लेंगे। तो विटामिन सी की बात कर लें, स्कर्बिक एसिडिक इससे रोग होता है। और स्कर्बी यानी इससे जो स्कर्बी एसिडिक इससे जो है, इसका रासायनिक नाम होगा। और मसूड़ों में खून आना यानी स्कर्बी, इससे रोग होता है। आंवला, खट्टे फल, और इसके मुख्य स्रोत होंगे। विटामिन डी जो है, इसे कैल्सीफिरोल इसका रासायनिक नाम होता है। रिकेट्स यानी बच्चों में, और ऑस्टोमेलेजिया सिया जो वयस्कों में, ऑस्टोमेलेसिया और बच्चों में रिकेट्स इसमें बीमारियां होती हैं। सूर्य का प्रकाश, मछली का तेल इसके मुख्य स्रोत होंगे। और विटामिन ई की बात की जाए, विटामिन ई टोकोफेरॉल इसका रासायनिक नाम होगा। और जनन क्षमता में कमी और बीटी विटामिन इसे ही माना जाता है। अनाज, हरी पत्तेदार सब्जियां इसके मुख्य स्रोत होंगे। विटामिन के की बात की जाए, जो फेलोकोनिन इसका नाम होगा, और फिलियोक्विनोन इसका रासायनिक नाम। रक्त का थक्का न जमना, इसके कारण रोग होता है। टमाटर, गोभी, आंत के बैक्टीरिया इसके मुख्य स्रोत माने जाएंगे। तो और अगला जो हमारा होगा, हमने विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की सारी बात करने की ना, जस्ट हम देखते हैं। तो जो विटामिन बी1 होता है, थायमिन, ऊर्जा का उत्पादन, इन तंत्र के कार्य इसके मुख्य कार्य हैं। कमी से होने वाला रोग बेरी और थकान, इससे रोग होता है। और मुख्य स्रोत की बात की जाए, सबूत अनाज, सुअर की चर्बी, सुअर का मांस और बीज इसके मुख्य स्रोत होंगे। और विटामिन बी2 की बात करें तो राइबोफ्लोविन इसका रासायनिक नाम। और मुख्य कार्य ऊर्जा, चयापचय, त्वचा स्वास्थ्य रखना इसका काम है। और इससे होने वाली रोग की बात करें, त्वचा में दरारें, आंखों की समस्याएं यानी एरेबियोफ्लोमिनोसिस इसका जो है कमी से रोग होगा। विटामिन बी3 की बात करें, नियासिन इसका रासायनिक नाम होगा। डीएनए मरम्मत, पाचन करना इसकी कमी इसका मुख्य कार्य होगा। पेलाग्रा यानी त्वचा का रोग इससे होता है। विटामिन बी4 नहीं, बी5 होगा, यहाँ पे 4 नहीं होगा, तो इसको सही कर लेंगे। आप इसे कर लेगा, तो यहाँ से डिलीट नहीं हो रहा है। तो विटामिन बी5 जो होगा, जिसे पेंटोनिक एसिड कहा जाता है, हार्मोन संश्लेषण इसका मुख्य, और हार्मोन संश्लेषण कोएंजाइम इसके मुख्य स्रोत हो जाएंगे।
मुख्य कारण हो जाएंगे पेरिस्टोसिया यानी जलता हुआ पैर सिंड्रोम, इसकी कमी होने वाला रोग हो जाएगा। विटामिन B6 की बात करें, पायरोडॉक्सिन, लाल रक्त कोशिकाएं और निर्माण मस्तिष्क कार्य हो जाएगा। एनीमिया, तंत्रिका क्षति क्षति और त्वचा लालमिया, इसके रोग हो जाएंगे। और विटामिन सी की बात की, सेवन की बात की जाए, बायोटिन इसका रासायनिक नाम, बाल, त्वचा और नाखून विकास इसका काम होगा। बालों का झड़ना, त्वचा लालिमा, इसके रोग हो जाएंगे। विटामिन B9 की बात करें, फोलिक एसिड इसका नाम है रासायनिक, कोशिका विभाजन और DNA संश्लेषण इसका गर्भावस्था से काम होगा। जन्म दोष यानी महिलाओं उलाओं में होने की कमी, इसकी एनीमिया इससे कमी होते हैं। अब विटामिन B12, कोबलामिन, जो सबसे इंपॉर्टेंट लगभग पूछा जाता है सारे एग्जाम में, कोबलामिन, ये इसके जो है रासायनिक नाम होगा। तंत्रिकाकार RBC निर्माण इसका काम होगा। घातक रक्तपालता, न्यूरोपैथी, इसके होने वाला रोग हो जाएगा। और अगला जो हमारा पोषक पदार्थ होगा देखते हैं, जैसे 4 हमने देख लिए कि कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद वसा, प्रोटीन और खनिज, विटामिन, इसके बाद खनिज और जो 5वां पोषक तत्व हमारा हो जाएगा। सूक्ष्म पोषक तत्व है लोहा यानी आयरन की बात कीजिए, हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आवश्यक इसके कमी से एनीमिया यानी अल्प रक्तता हो जाती है। जो आयरन की कमी से हो जाती है, हीमोग्लोबिन के निर्माण में काम करता है, इससे कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। कैल्शियम की बात की जाए, कैल्शियम और फास्फोरस की हड्डी और दांतों को मजबूती देने के लिए इसका कैल्शियम का काम होता है। आयोडीन की बात की जाए, थायराइड ग्रंथ द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए किया जाता है, इसके कमी से घेंगा रोग हो जाता है। सोडियम और पोटेशियम की बात की जाए, तंत्रिका आवेग के संचरण और पानी की संतुलन के लिए इसका एक कार्य होता है। तो खनिज लवण हमने 5 देख ली। आखिरी जो हमारा छठा होगा और जो छठा पार्ट होगा वो जल और उच्छांश होंगे, यानी वाटर और डाइटरी फाइबर्स। जल की बात की जाए, शरीर के वजन का लगभग 65 से 70% भाग जल होता है, या तापमान नियंत्रण यानी पसीने द्वारा और विलायक का कार्य करता है। फाइबर्स की बात की जाए तो यह कोई पोषण नहीं होता, लेकिन बिना पचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने और कब्ज को रोकने के लिए अनिवार्य होता है, जैसे चोकर युक्त अनाज और सलाद, इसके लिए पोषण के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और देखते हैं जो मानव पाचन तंत्र संक्षिप्त क्रम देखते हैं, तो जो मुख्य गुहा होता है, बकल कैविटी होती है, लार में टाइलिन यानी एमाइलेज एंजाइम होता है जो स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। पाचन यहीं से शुरू हो जाता है। अमाशय की बात की जाए तो HCl जो अम्ल होता है जो पेप्सिन एंजाइम को सक्रिय करता है और प्रोटीन का पाचन शुरू करता है। क्षुद्रांत स्मॉल इंटेस्टाइन को देखें, भोजन को पूर्ण पाचन और अवशोषण इसी भाग में होता है। विली यानी अवशोषण को बढ़ाता है। देखिए आप ये छोटा सा देख लीजिए, पूरे हम आज इसी वीडियो में पूरा इतिहास देख लेंगे पाचन तंत्र का भी, हम जस्ट लेके आए हैं। इसमें PDF सारी सबका सब इसमें देखिए, बहुत ज्यादा टाइम हमारे पास तो है नहीं, इस वजह से ज्यादा से ज्यादा हम कोशिश करेंगे कि एक एक वीडियो में ज्यादा से ज्यादा अपना कवर कर सकें। तो पाचन तंत्र की बात की जाए तो जो मुख्य गुहा से यानी जो माउथ होता है, यहीं से हमारा पाचन शुरू हो जाता है। मुख्य गुहा से यानी पाचन मुंह से लेकर ग्रासनली, ग्रासनली के बाद अमाशय और छोटी आंत, और छोटी आंत के बाद हमारी बड़ी आंत से होकर हमारा पाचन तंत्र कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों हम बताए थे जिससे काम नहीं, तो बहुत इंपॉर्टेंट काम है। अब देखिए, अब इतना हो गया, हमारा पोषण वाला हो गया है, तो अब जो ये पाचन वाला है इसको हम अगली वीडियो में आपको डाल देंगे। अब लगभग 18-20 मिनट की वीडियो भी हो गई है, ये जो होगा आगे हम अगली क्लास में आपको जल्दी ही प्रोवाइड करा देंगे। तो आज की आखिरी जो ये पाचन वाला होगा ना, इसको हम लास्ट में कर लेंगे। आपको वीडियो आज शाम तक कहीं भी मिल जाएगी। तो आज के लिए यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें, और कुछ सुधार की जरूरत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप पिन करें। धन्यवाद दोस्तों।